दोस्तों, आज हम ऐसी एक भाषा और संस्कृति के ऊपर थोड़ा प्रकटीकरण करेंगे। कल्पना कीजिए, रेशम मार्ग पर एक प्राचीन शहर जहां व्यापारी और विद्वान मिलते थे। यह वह जगह थी जहां बुद्ध के उपदेश एक नई भाषा में अनुवादित होते थे। लेकिन यह भाषा कौन सी थी? न संस्कृत, न चीनी, न फारसी। यह थी खोतानी भाषा। आज हम एक ऐसी भाषा का सफर शुरू करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन अपने पीछे ज्ञान और रहस्यों का एक खजाना छोड़ गई। खोतानी, जिसे शक खोतानी भी कहा जाता है, इंडो ईरानी भाषा परिवार का हिस्सा थी। यह भाषा आज के चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित प्राचीन खोतान राज्य में बोली जाती थी। यह सिर्फ एक बोली नहीं थी, बल्कि यह रेशम मार्ग पर बौद्ध धर्म और संस्कृति की वाहक थी। दिलचस्प बात यह है कि इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली गई थी, जो भारत से आई थी। इसकी तुलना फारसी, अवेस्ता जैसी भाषाओं से की जा सकती है, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान थी। खोतान राज्य में इसकी स्थिति वैसी ही थी जैसी यूरोप में लैटिन की थी। यह विद्वानों और राजघरानों की भाषा थी। तो सवाल यह है कि यह भाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा जवाब है बौद्ध धर्म। खोतानी भाषा में हजारों बौद्ध ग्रंथ मिले हैं जो संस्कृत से अनुवादित किए गए थे। इन ग्रंथों ने न सिर्फ हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की गहरी समझ दी, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और व्यापार के बारे में भी बहुत कुछ बताया। कल्पना कीजिए तुनहुआंग की मोगाओ गुफाएं, जहां रेत के नीचे दबे हजारों पांडुलिपियां मिली। इनमें से कई खोतानी भाषा में थीं। इन दस्तावेजों में सिर्फ धर्म की बातें नहीं थीं, बल्कि व्यापारिक लेन देन, कानूनी समझौते और यहां तक कि व्यक्तिगत पत्र भी थे। ये दस्तावेज हमें एक जीवित सभ्यता की झलक दिखाते हैं। खोतानी भाषा की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका व्याकरण है, जो इसे अन्य पुरानी ईरानी भाषाओं से अलग करता है। फंक्शा, नाउन्स और कारक, केसेस। खोतानी एक ऐसी भाषा थी जिसमें कई कारक, केसेस थे, जैसे कि कर्ता कारक, नॉमिनेटिव, कर्म कारक, अक्यूजेटिव और संबंध कारक, जेनेटिव आदि। ये पुरानी इंडो यूरोपीय भाषाओं के समान था। ये दिखाता है कि यह भाषा कितनी संरचित थी। क्रियाओं का रूप भी काल, पुरुष और वचन के अनुसार बदलता था। इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के लिए अलग अलग रूप थे। विशेषण भी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलते थे। खोतानी की ध्वनि प्रणाली भी काफी जटिल थी। इसमें कई ऐसी ध्वनियां थीं जो आज की भाषाओं में कम मिलती हैं। इन विशेषताओं ने भाषाविदों के लिए इसके अध्ययन को और भी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बना दिया। खोतानी भाषा का ज्ञान हमें सिर्फ उन दस्तावेजों से मिला है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में खोजे गए थे। इन खोजों में कुछ प्रमुख स्थान थे। तुनहुआंग, यह चीन के गांसू प्रांत में स्थित एक नखलिस्तान शहर है। यहाँ की मोगाओ गुफाओं में एक विशाल पुस्तकालय मिला था, जिसे पुस्तकालय गुफा, लाइब्रेरी केव कहते हैं। इस गुफा में हजारों पांडुलिपियां मिली, जिनमें से कई खोतानी भाषा में थीं। खोतान और मिंगोई। खोतान शहर के पास पुरातत्वविदों ने कई प्राचीन स्थल खोजे जहां खोतानी भाषा के मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए और लकड़ी पर लिखे गए लेख मिले। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 11वीं शताब्दी के आसपास खोतान राज्य पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र का तुर्कीकरण शुरू हो गया। धीरे धीरे स्थानीय भाषाएं, जिनमें खोतानी भी शामिल थी, तुर्की भाषाओं के सामने लुप्त होने लगी। खोतानी बोलने वाले लोग कम होते गए और आखिरकार ये एक मृत भाषा बन गई। आज ये सिर्फ उन पांडुलिपियों में जीवित है जिन्हें भाषाविद और इतिहासकार दशकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। खोतानी भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह एक समय की निशानी है जब संस्कृति, धर्म और ज्ञान एक दूसरे के साथ मिलकर फल फूल रहे थे। यह हमें याद दिलाती है कि कैसे भाषाएं भी जीवित चीजों की तरह जन्म लेती हैं, पलती फूलती हैं और फिर समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी दिलचस्प रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।